नमस्कार। गणित की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6 की गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे ज्यामितीय अवधारणाएं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे। क्या कुछ चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं? बताइए, क्या क्या चीज़ें आप देख पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप पेन, कॉपी, किताब, टीवी, कुर्सी, गेंद, बॉक्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत हम इन्हीं वस्तुओं की आकृतियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? ज्यामितीय अवधारणा के अंदर हम वस्तुओं की आकृतियों का ही अध्ययन करते हैं। ज्यामिति क्या है? मैं बात करता हूँ ज्यामिति क्या है। ये ज्यामिति क्या है बताइए। देखिए, ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक जियो, एक शब्द है जियो, और दूसरा शब्द है मेट्री या मेट्रियन। एक जियो का अर्थ है यहाँ पे भूमि, जियो का अर्थ है भूमि, और दूसरे मीट्रिन का अर्थ है मापन। जियो का अर्थ है भूमि और मीट्रिन का अर्थ है मापन। इसका मतलब ये हुआ, ज्यामिति का अर्थ हुआ भूमि का मापन। किसका मापन? भूमि का मापन। भूमि का मापन, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। पुराने समय में, प्राचीन समय में हम खेतों के सीमांकन के लिए, भूमि के मापन के लिए, भवनों के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए और बांधों के निर्माण के लिए, नगरों के निर्माण के लिए हम ज्यामिति शब्द का प्रयोग करते हुए आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यामिति शब्द भूमि के मापन, मंदिरों, बांधों, नगरों के निर्माण से संबंधित रहा है। ज्यामिति का प्रयोग हम प्राचीन समय से ही करते आए हैं। तो यही हुआ ज्यामिति, ज्योमेट्री। ये एक यूनानी शब्द है। यूक्लिड, यूक्लिड ये यूक्लिड एक महान गणितज्ञ हुए हैं। क्या हुए हैं? महान गणितज्ञ हुए हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक एलिमेंट्स, इनकी एक पुस्तक आई थी एलिमेंट्स, उस एलिमेंट पुस्तक के अंदर ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बहुत विचार किया, बहुत कुछ सोचा है, और वहीं से ज्यामिति विषय की उन्होंने आधारशिला रखी है। अर्थात सबसे पहले यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में ज्यामिति शब्द का प्रयोग किया है। ज्यामिति क्या है? वस्तुओं की आकृतियों का अध्ययन करना ही ज्यामिति है। और सबसे पहले यूक्लिड ने एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में इसका वर्णन किया था, इसके बारे में विचार किया था। इन्होंने ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में ज्यामिति विषय की आधारशिला को रखा था। और ज्यामिति विषय की आधारशिला क्या है? वो जो बिंदु इन्होंने बताए हमें, वो ये हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सबसे पहले एक बात इन्होंने हमें बताई थी कि एक बिंदु, बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, जैसे कि आप भली भांति परिचित हैं, इसे हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या होता है या बिंदु क्या होता है? तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती, ठीक है ना, इसे बिंदु कहते हैं। तो ये ज्यामितीय विषय की आधारशिला जब यूक्लिड ने अपनी पुस्तिका एलिमेंट्स में रखी थी, तब ये बातें हमें बताई थी। रेखा क्या होती है? रेखा के बारे में बताया इन्होंने। तो रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, केवल क्या होती है?
लंबाई होती है, कितनी भी लंबी आप उसे बना लीजिए, उसमें कोई भी चौड़ाई नहीं होती है। बिंदु में चौड़ाई भी नहीं होती, लंबाई भी नहीं होती, और रेखा में चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। रेखाखंड के सिरे बिंदु होते हैं, यानी दो बिंदुओं के बीच की जो रेखा होगी, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनके बीच की जो रेखा होगी उसे हम रेखाखंड कहेंगे। ये बातें यूक्लिड ने बहुत पहले एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में ज्यामिति की आधारशिला रखते हुए बताई थी हमें। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है, रेखा क्या है, सीधी रेखा क्या है, एक ऐसी रेखा है जो सपाट रूप में स्थित होती है, बिल्कुल सीधी या मतलब एक तल पर स्थित होती है, सपाट होती है, इसे हम सपाट शब्द कहेंगे। और तल क्या होता है, हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, बिंदु में ना लंबाई होती ना चौड़ाई होती, और रेखा में चौड़ाई नहीं होती है, केवल लंबाई होती है। तल में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तल से आप भली भांति परिचित हैं, अभी आगे बताऊंगा, लेकिन तल यूक्लिड ने बताया कि इसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। और समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप में स्थित होता है। तो ये यूक्लिड ने ज्यामिति की आधारशिला रखते हुए एलिमेंट्स नामक पुस्तिका में इन बातों को बताया है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ा, मैंने बताया बिंदु के बारे में, अब आप बताइए बिंदु क्या होता है। चलिए इसको हम एक गतिविधि से सीखते हैं। आप 1 से 10 तक की गिनती गिनते हुए सब बच्चे भागिए, भागते हुए गिनतियाँ गिनते रहिए और तब तक गिनते रहिए जब तक 10 ना आ जाए, ठीक है। भागते भी रहे और गिनते भी रहें। जैसे ही 10 आएगा, 10 के बोलते ही आपको वहीं रुक जाना है, ठीक है, करिएगा। तो अब बोलिएगा और दौड़िएगा, और दौड़ते दौड़ते जब आपकी संख्या 10 आ जाए तब वहाँ रुक जाइएगा। क्या होता है, आप दौड़ते रहे, ये आप दौड़ रहे हैं, और जैसे ही मैंने या आपने 10 बोला तो आप पोजीशन पर रुक गए। मान लीजिए ये जो लड़की है यहाँ पे रुक गई, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये आपकी रुकने की पोजीशन है, रुकने की स्थिति है। तो जब भी आप बोलते हुए एकदम रुक जाएंगे तो वही बिंदु होगा। देखते हैं, जब आप बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं बच्चों, आपकी वह स्थिति जिस पर आप चल नहीं सकते, यानी जहाँ से आप हिल नहीं सकते, इससे आगे आप चल नहीं सकते, तो वही सूक्ष्म होने पर बिंदु को प्रदर्शित करती है। किसको बताती है, बिंदु। यानी जब आप चलते चलते, एक बता देते हैं, ये चलते रहे चलते रहे चलते रहे, यहाँ रुक गए आप, तो ये वाली जो पोजीशन है ये आपकी एक बिंदु को बताएगी, जिससे ना आगे चल रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, आप स्थिर हो गए हैं। तो एक छोटा सा जो सूक्ष्म रूप है, जो सूक्ष्म स्थिति है, वही बिंदु है। मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, एक यहाँ रुक गया, एक यहाँ रुक गया, एक यहाँ रुक गया, ये सब क्या है, ये सब बिंदु हैं। तो मुझे आशा है कि आप बिंदु को समझ गए होंगे। तो बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने वाला सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है, छोटा सा चिन्ह, छोटा सा, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये छोटा सा एक चिन्ह बिंदु होता है। इसमें ना तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है, ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई से रहित जो स्थिति होती है उसे हम बिंदु कहते हैं। बिंदु को कैपिटल लेटर, चाहे ए कह लीजिए, चाहे बी कह लीजिए, चाहे सी कह लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कैपिटल लेटर ABCD का बड़ा वाला जो होता है, बड़ा जो लेटर कहलाता है, उसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ है ये एक बिंदु है, इसका नाम है बिंदु A। दूसरा एक और बिंदु हमने बनाया है, ये बिंदु, इसका नाम है बिंदु
बी। तो इस तरह से हमारे बिंदु को निर्देशित या प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ कुछ वस्तुओं की आकृतियाँ दी गई हैं। अब इनके बारे में आप इन्हें देखें और सोचें क्या है। चलिए ये सबसे पहले है घनाभ। क्या दिखाई दे रहा है? घनाभ। घनाभ। और ये है कोई बॉक्स। बॉक्स संदूक भी हो सकता है या कोई और बॉक्स हो सकता है। अब बच्चों घनाभ में और बॉक्स में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताइए। हाँ, घनाभ में पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। एक पृष्ठ ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है और 3 पीछे, 3 आगे हैं और 3 हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 पृष्ठ हैं। और यदि मैं बॉक्स की बात करता हूं तो इसमें भी 6 पृष्ठ हैं और शीर्ष भी हैं। कुछ पृष्ठ बने हुए हैं, तल बने हुए हैं और कुछ शीर्ष बने हुए हैं। हर तल पर 4 शीर्ष बने हुए हैं। ठीक है ना? ऐसे ही 4 यहाँ हो गए और इस वाले को देखेंगे तो 4 यहाँ भी बनेंगे। ये ऐसे ही पीछे साइड में बनते चले जाएंगे। तो कुछ शीर्ष होते हैं और कुछ तल होते हैं। अब हम बात करते हैं गोले की। एक इसकी बात कर लेते हैं गोले की और सेब की बात कर लेते हैं। ये कैसी आकृति हैं? ये आपको गोल गोल दिखाई दे रही हैं, वक्र टाइप की दिखाई दे रही हैं, कहीं भी सीधी नहीं दिखाई दे रही। कैसी नहीं दिखाई दे रही? सीधी। जैसे ये तल था, बॉक्स वाला तल आपने देखा या घनाभ वाला देखा, तो ये तो बिल्कुल सीधा था, सपाट था। लेकिन यहाँ कोई भी सपाट स्थिति नहीं है। कैसी स्थिति है? यहाँ सभी स्थितियाँ वक्र टाइप की हैं, गोल गोल हैं। तो इसको हम समतल कह सकते हैं और इनको हम वक्र तल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वक्र तल। इनके तल को हम समतल कहेंगे और इसके तल को हम वक्र तल कहेंगे। तो समतल और वक्र तल 2 तरह के तल हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं ये शंकु में किस तरह का तल होगा? बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्योंकि शंकु में ये वाला तो गोल गोल हो गया, ये वाला तल गोल गोल है, वक्र प्रकार का है। जबकि नीचे वाला अपने आप में किसी मेज पर रखा हुआ है, ये एक समतल है, ये एक समतल है। तो इसी तरह से बेलन में भी, बेलन में नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी एक 2 समतल हैं, एक ऊपर है एक नीचे है और बीच में का जो भाग है वह वक्रतल है। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि गोला और सेब की आकृति, इसमें स्पष्ट फलक नहीं है, अर्थात इनका तल वक्र है। हम इन्हें वक्र पृष्ठ कहेंगे या वक्र तल कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो वक्र तल कहेंगे या वक्र पृष्ठ कहेंगे। इसी तरह से बेलन और शंकु के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी कोई सीधा किनारा नहीं है, इसमें भी कोई सीधा किनारा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? इनका आधार वृत्ताकार है, यानी एक समतल है। तो इनके सिरों को, तल को छोड़कर शेष वक्रतल है, यानी सिरों को छोड़ दीजिए तो बाकी सारा वक्रतल है और जो सिरे हैं, जो नीचे का और ऊपर का भाग है, वही इसमें समतल है। और जब हम बात करेंगे पत्थर की, तो पत्थर का केवल ये वाला भाग की हम बात करते हैं तो वह वक्रतल है, बाकी भी मतलब उसका कोई स्पष्ट फलक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसे हम ऊपर से वक्रतल समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप कुछ चीज़ों के हमें नाम बताइए। 3 चीज़ें ऐसी बताइए जिनमें सभी समतल हैं। अभी आपने उस चीज़ को देखी जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था, जहाँ बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई थी, है ना। तो कुछ चीज़ें या आपके आसपास भी ऐसी हो सकती हैं जो कुछ समतल हों, जैसे ये कागज़, पेपर, है ना, ये भी समतल है। ये स्केल, ये अपने आप में एक समतल हो सकता है। और किताब, आपकी किताब हो सकती, कॉपी भी समतल हो सकती है। तो वह 3 चीज़ों का नाम आप लिखिए जो समतल हो।
और कुछ वक्र तल वाली चीज़ें भी लिखी है। हाँ, सोचिए क्या हो सकती हैं। गेंद हो सकती है, कंचे हो सकते हैं, कांच की गोलियां, और कोई नींबू हो सकता है ना। तो सोचिएगा, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आप सोचिएगा जो समतल भी हों और वक्रतल भी हों। सोचिएगा। हाँ, प्रयास करो अपनी तरफ से। यहाँ मैंने भी बताया था थोड़ा सा। क्या बताया था? पुस्तक बताई थी, है ना। पुस्तक थी, कॉपी थी, पेपर था, ये है ना, स्केल था, ये सब समतल हैं। और वक्रतल में क्या क्या बताया? आप खुद सोचो क्या हो सकता है। गेंद, कांच की गोली हो सकती है, और क्या हो सकता है? नींबू, नींबू हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें बताओ जिसमें समतल भी हो और वक्रतल भी, दोनों ही तरह के हों। बताओ ज़रा क्या क्या हो सकता है। हाँ, कोई बेलन हो सकता है। चलिए, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, ये एक बेलन टाइप का है ना। तो ये एक बेलन है, तो इसमें ऊपर ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला पार्ट, ये समतल दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट कैसा दिख रहा है? ये वक्रतल दिखाई दे रहा है। ये वक्र टाइप का है, वक्र प्रकार का है, तो ये वक्रतल है। और ये वाला पार्ट समतल है, नीचे वाला भी समतल है। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ हो गई। तो हम किसी बेलन को कह सकते हैं, किसी बोतल को भी कह सकते हैं। बोतल में भी क्या होता है? ऊपर का और नीचे का जो ढक्कन होता है और जो बॉटम होती है, तल जो होता है नीचे का, वो समतल हो जाएंगे, और बीच का जो पार्ट होगा वो गोल गोल यानी वक्र तल हो सकता है। आधा कटा हुआ नींबू, आधा कटा हुआ नींबू भी ऐसा ही हो सकता है। उसमें नीचे तो समतल हो गया, है ना, बिल्कुल प्लेन हो गया, और ऊपर का गोल गोल या वक्र तरह का है, कुछ कुछ घुमावदार है। तो इस प्रकार से आप इसमें भी आप लिखें। चलिए, इसमें बताइए, निम्न आकृतियों के तलों के नाम और उनकी संख्या बतानी है आपको। ये क्या है? ये है चाय का डिब्बा। चाय का डिब्बा कैसा होता है? समतल होता है। इसके जो तल होंगे कैसे होंगे? समतल होंगे। ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो जो बिल्कुल प्लेन होता है समतल कहलाता है ना। तो ये हो गया समतल। और कितने हैं इसमें? मैंने बताए थे 6 तल हो सकते हैं इसमें, 6 वक्र पृष्ठ, 6 पृष्ठ हो सकते हैं। तो यहाँ 6 पृष्ठ हैं या 6 तल हैं। 3 दिखाई दे रहे हैं और 3 पीछे की साइड में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें हमारे 2 तो समतल हैं, ये वाला और ये वाला, ये पार्ट तो समतल हैं, और बीच वाला भाग कैसा है? ये वक्रतल है। इसमें दोनों हैं। ये श्यामपट्ट का जो आगे वाला भाग होता है, जो बिल्कुल कैसा दिखाई देता है? समतल दिखाई देता है। तो ये कैसा है? समतल है। ये नींबू का आधा कटा हुआ भाग, मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो कट गया है भाग, वो तो समतल दिखाई देगा, और ऊपर से वक्रतल दिखाई देता है। और ये गेंद, गेंद तो पूरी की पूरी कैसी है? वक्रतल है। तो इस तरह से हम प्रयास कर पाए और कुछ चीज़ों के बारे में बता पाए। निष्कर्ष क्या होता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं। संसार की जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, वर्तमान में जो भी आप वस्तु देख पा रहे हैं अपने कमरे में, चेयर है, टेबल है, पेन है, और कॉपी है, किताब है, कुछ भी है, उन सभी वस्तुओं में पृष्ठ या तल होते हैं। क्या बात पता चली? संसार की समस्त वस्तुओं में कोई ना कोई पृष्ठ या तल अवश्य होता है। यह तल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 समतल और नंबर 2 वक्रतल। जहाँ गोल गोल घुमाव घुमाव सा होता है वह वक्रतल होता है, और जहाँ सीधा सपाट होता है वह समतल होता है। सपाट पृष्ठ को हम समतल कहते हैं और वक्राकार पृष्ठ को हम वक्रतल कहते हैं। समतल की कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। ये समतल की कुछ चीज़ें हैं, जैसे किताब है,
श्यामपट्ट का तल है, कमरे की दीवार और कागज, ये सब चीज़ें आपकी समतल हैं। इसी तरह से वक्रतल ग्लोब, गेंद, कांच की गोली, खीरा, ये सब वक्रतल हैं। आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी बात। तो अब तक हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई भी वस्तु क्यों ना हो, ज्यामितीय अवधारणा में हम वस्तुओं की आकृति को देखते हैं और कोई भी वस्तु के पृष्ठ हो सकते हैं, होते हैं। और पृष्ठ दो तरह के हो सकते हैं, एक समतल हो सकता है और एक वक्रतल हो सकता है। किसी भी वस्तु में आपको ये तल मिल जाएंगे। चलिए हम अपनी उत्तर पुस्तिका पर एक घनाभ ले लीजिए। घनाभ का मतलब होता है कोई भी, जैसे डस्टर ही ले लीजिए, कोई भी चीज़ आप ले लेते हैं। चलिए ये घनाभ है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब होती हैं, तो उसको रख करके और इसकी आकृति बना करके देखते हैं। चलिए बना के देखते हैं इसे। इस अपने पेपर, एक कागज़ ले लीजिए और कागज़ लेकर के, जैसे ये कागज़ हमने ले लिया और इस कागज़ पे अपने पेन से इसके चारों तरफ चलाइए। चलाइए आप सब लोग। ये हमने इसके चारों ओर पेन चलाया तो देखिए क्या आकृति बनती है, एक आयत बन जाती है। चलिए एक घन ले लीजिए, ये लूडो का पासा है ना, तो लूडो का पासा ले लेते हैं, ये लूडो का पासा, और इसको भी रख कर के हम चला लेते हैं। क्या आकृति बनी? ये वर्ग की आकृति बन रही है। और एक सिक्का या कैरम बोर्ड की एक गोटी ले लीजिए, फिर इसके चारों तरफ घुमाइएगा। ये तो ये कुछ आकृति, अब ये वृत्त बनता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ को हम यदि पेपर पे रख करके उसकी आकृति बनाते हैं, उसके चारों तरफ पेन घुमाते हैं, तो हमें कोई ना कोई आकृति जरूर मिलती है। आपके सामने है ये जो आकृति दिखाई दे रही है, जब हमने घनाभ को रखा था तो क्या आकृति बनी? आयत की आकृति बनी। और जब हमने लूडो के पासे को रखा, जो एक घन है, घन को रखने पे उसके चारों तरफ हम पेन से चला रहे थे, तो हमारे पास क्या मिला? वर्ग मिला। और जब हमने सिक्के को या कैरम बोर्ड की गोटी को रख कर के उसके चारों तरफ पेन चलाया तो क्या मिला? हमें वृत्त मिला। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ आकृतियाँ मिल रही हैं। ये सभी चित्र कागज़ के एक ही तल पर हैं। अर्थात क्या है? जब किसी एक ही तल पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समतल। एक ही समान तल पर हो, समान तल पर होना समतल का परिणाम होता है। तो हम ये समझ पाए कि इन आकृतियों के तल कागज़ के एक बड़े तल पर हैं। कागज़ के तल को असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला माना जा सकता है। चलिए अब हम एक करके देखते हैं कि कितने तल कागज़ से बन सकते हैं। एक कागज़ ले लीजिए, कागज़ मेरे पास तो है, आप भी लीजिएगा, और इसे बीच में से मोड़ लीजिए। ये पेपर हमने मोड़ लिया, ठीक है। अब जब पेपर मोड़ लिया तो इसके बीचों बीच मैं दो बिंदु बना देता हूँ। इसके बीचों बीच दो बिंदु बना दी, एक ये रहा और एक ये रहा। और अब मैं इसको बताइए कितने तल बन रहे हैं। देखिए इस बिंदु से जाने वाले कितने तल बन रहे हैं? एक ये तल बन रहा है और एक ये तल, दो तल बन रहे हैं यहाँ पे। और यदि मैं इसको फिक्स कर दूं और केवल इसको चलाऊं तो यहाँ वाला एक तल तो ये बन गया, एक तल ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, नीचे रख दूंगा दूसरा बन जाएगा। ऐसे ही इस साइड से भी मैं इसे इस वाली पोजीशन में रखता हूँ तो एक तल बनता है, यहाँ पे रखता हूँ तो दूसरा तल, यहाँ रखा हूँ तीसरा तल। कितने तल बन सकते हैं? असंख्य तल बन सकते हैं। कितने तल बन सकते हैं? असंख्य तल बन सकते हैं। चलिए तो अब हमारे देख पाए हम, अब हम कागज़ को फिक्स रख करके देख पा रहे हैं कि कितने भी तल इसमें बन सकते हैं। यहाँ रखते हैं तो एक तल, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाएंगे
विभिन्न प्रकार के तल बनते चले जाते हैं। और एक समतल को व्यक्त करने के लिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। देखिए, जब हम इसको दिखा रहे थे आपको, जब मैंने ये दिखाया आपको, तो यहाँ वाला जो पोजीशन है, यदि मैं ये वाला बिंदु भी रखता हूँ, ठीक है, एक बिंदु और ले लिया मैंने, 3 बिंदु हो गए इस पेपर पे, तो अब ये वाला जो पोजीशन है ये एक तल होगा। और यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो फिर बिंदु यहाँ से हिल गया है, क्योंकि पहला बिंदु तो यहाँ पे था और अब बिंदु यहाँ पे आ गया, तो परिवर्तन आ गया। तो 3 बिंदु यदि मैं फिक्स करता हूँ तो निश्चित रूप से एक ही तल बनेगा। अब ये तो फिक्स थे पहले से ही, ये मेरा अब चल रहा है, हिल रहा है, जैसे जैसे हिल रहा है ये, तो तल बदलते जा रहे हैं। और यदि मैं इस बिंदु को यहाँ फिक्स कर देता हूँ तो फिर यही एक तल बनेगा फिक्स करने के बाद, और दूसरा तल नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 3 बिंदुओं से केवल एक और एक ही तल बन सकता है। ठीक है, यानी हम ये समझ पाए कि 2 बिंदुओं से असंख्य समतल बनाए जा सकते हैं और 3 निश्चित बिंदुओं से केवल एक निश्चित समतल ही बनाया जा सकता है। अर्थात 3 असंरेखित बिंदुओं से एक और केवल एक समतल ही खींचा जा सकता है। चलिए, अब हम एक बिंदु से जाने वाली रेखा के बारे में बताते हैं। एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा रही हैं बताइए। एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा रही हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं जा सकती हैं, है ना। अब मैं तो और भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। ये लीजिए, एक रेखा और बन गई, जगह बचेगी तो और भी रेखाएं बन सकती हैं। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कितनी भी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कितनी भी रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं बनाई जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। और यदि 2 बिंदु हो जाएं तो 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं जाएंगी। मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। देखिए, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ ना P, तो ये बिंदु को इंडिकेट कर रहा है, ये भी कैपिटल लेटर है। मैंने बताया था बिंदु को हम कैपिटल लेटर से निर्देशित या प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ P और Q 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं जाने वाली, बना के देखिए आप भी। एक बिंदु ये ले लीजिए और एक बिंदु ये ले लीजिए, कितनी रेखाएं जा सकती हैं इससे। एक तो ये चली गई और दूसरी बनाइए। दूसरी मैं यदि यहाँ से बनाता हूँ तो वो दूसरे बिंदु को मिला नहीं रही है, यानी कि 2 बिंदुओं से मिलाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बाकी मैं दूसरी रेखा नहीं बना सकता हूँ। तो 2 बिंदुओं से उसी तल पर केवल एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। करके देखिए आप अपने आप। 2 बिंदु बना लीजिए, लगा लीजिए और उस पर रेखा खींच के देखिए कितनी बन सकती हैं। तो केवल 2 ही रेखा बन सकती हैं, जबकि एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं बना पा रहे थे। रेखा युग्म के कुछ गुण हैं, उसको देखते हैं। क्या गुण है वो बता देते हैं आपको। देखिए, 2 रेखाएं खींचो आप, किसी भी तरह से खींचिए आप अपने पेपर पे 2 रेखाएं खींचिए, कोई भी किसी भी तरह से। मैंने यहाँ पे कुछ तरीकों से बताए हैं। एक ये है 2 रेखाएं मैंने खींची, यहाँ पे इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो प्रत्येक रेखा युग्म एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे वो काट रहा है। तो ऐसा हो सकता है। यहाँ भी 2 रेखाएं मैंने, एक ये खींची थी, एक ये, इसको पीछे को बढ़ाया तो ये भी एक बिंदु पर काट रहा है, इस वाले बिंदु पर काट रही हैं। तो या तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी या फिर वे समांतर, ये वाला जो तरीका है ये समांतर का है। तो या तो वे कटेंगी, प्रतिच्छेदित हो जाएंगी, या समांतर रेखाएं बन जाएंगी। रेखा युग्म इस तरह से ये 2 स्थितियां ही बनती हैं, या तो प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर हो जाती हैं। आओ ये करके देखते हैं। क्या है, समतल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं।
एक रेखा खींची जा सकती है। समतल में स्थित किसी रेखा में कितने बिंदु होते हैं? किसी रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य। और गोले का तल कैसा होता है? वक्रतल होता है। आप कर सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना? समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक बिंदु से असंख्य थी, एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन्हें करके देखें। कागज का तल समतल है, हाँ ठीक है। और 3 ऐसे रेखीय बिंदु से असंख्य समतल खींचे जा सकते हैं, 3 से नहीं, ये गलत बात है। और समतल में स्थित 2 रेखाएं सदैव सदैव प्रतिच्छेदित भी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं, गलत बात है ये। और कमरे की दीवार समतल है, हाँ कमरे की दीवार तो समतल है, तो ठीक है। तो इस तरह से आप इन्हें समझ पा रहे हैं। इसको मिलान करने के लिए है, ग्लोब कैसा है? ग्लोब वक्रतल है, इसको मिला लीजिए। स्टील अलमारी कैसी है? समतल है। खीरा कैसा है? खीरा वक्रतल है। लोहे का पाइप कैसा है? वक्रतल है। और शंकु कैसा है? शंकु में दोनों ही चीज़ें, समतल भी है और वक्रतल भी है। श्यामपट्ट का तल कैसा है? वो समतल है केवल। ठोस बेलन कैसा होता है? ठोस बेलन, उसमें दोनों तल होते हैं, ये हो गया। और कांच की गोली कैसी है? अब वो वक्रतल है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। हमने क्या सीखा? ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द होता है और उसके 2 अर्थ हैं, भूमि का मापन। ज्यामिति में हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों का मापन और निरूपण करते हैं। बिंदु समतल में एक स्थिति को बताने वाला छोटे से छोटा एक चिन्ह होता है, जिसकी न लंबाई होती और न चौड़ाई होती। प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तो तल होते हैं, जैसे समतल को कह सकते हैं या वक्रतल कह सकते हैं। 2 बिंदुओं से होकर के असंख्य रेखाएं 2 बिंदुओं से होकर असंख्य रेखा या असंख्य या अनंत समतल प्राप्त किए जा सकते हैं। और एक समतल को व्यक्त करने के लिए 3 बिंदुओं की जरूरत होती है। समतल एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके अलावा समतल में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से उसी तल में एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। और इसके साथ ही एक तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं या समांतर रहती हैं। आपके लिए गृह कार्य है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में 7th A जो अभ्यास है उसके प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 आपको घर से करके लाने हैं। अब मुझे आशा है कि आप अपने कार्य को बहुत अच्छे प्रकार से करेंगे। आज की कक्षा आपकी बहुत अच्छी रही। आने वाली क्लासेस में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।